अच्छा, आपको स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर सामने नजर आ रहा है, डीएसएम का? जी, आप दोनों में से किसी को नजर आ रहा है डिसऑर्डर? मैंने सही स्क्रीन शेयर किया या नहीं? बिल्कुल ठीक स्क्रीन नजर आ रहा है सर। ठीक होगा, ठीक होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, तो इन लोगों के ना इन पेशेंट्स के हालात काफ़ी शदीद गुजरे होते हैं, काफ़ी तकलीफ में गुजरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से डेवलप होता है। ये ज़रूर हो सकता है कि हम जेनेटिक्स का इसमें कंपोनेंट ले आए कि चलो किसी के अम्मी अबू को था तो हो गया। वो भी होता है। वो बचपन से भी होता है, पैदाइश से भी होता है स्किज़ोफ्रेनिया। बचपन से बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ स्टार्ट हो जाता है, जिनका जेनेटिक कंपोनेंट है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यह देखा गया कि ये तकलीफ की वजह से स्टार्ट होता है। ज़िंदगी की जो तकलीफ होती हैं, जब वो इतनी शदीद हो जाती हैं कि बंदा उनसे भागने की कोशिश करता है, और जब भागने की कोशिश कर रहा होता है, भागने की कोशिश में नाकाम हो जाता है बंदा, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता अपनी तकलीफ से निकलने का, उस वक्त पेशेंट को फिर साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक किस्म की रहमत है इस दुनिया में, ऑन प्लैनेट अर्थ जो हम जिंदगी गुजार रही है, एक किस्म की रहमत है। क्योंकि जब बंदे को साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो जाता है तो वो अपनी जिंदगी, अपनी जो इमेजिनरी लाइफ है उसमें जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर देता है। और वो जो है फिर पेशेंट को जो उसकी तकलीफ है थोड़ी दूर कर देती हैं। ठीक है, तो एक किस्म की ये ब्लेसिंग है। लेकिन अगर आप दोजख में चले जाते हैं तो ये ब्लेसिंग वहां पे जाके खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे फिर अल्लाह ताला जो उनसे वो फिर उधर पागल नहीं हो पाएंगे आप लोग। इंसान जो है वहां पे किसी साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार नहीं हो पाएगा। सो दोजख एक जगह है जहाँ पे ये रहमत फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये रहमत जरूर है, एक किस्म की रहमत है ये, क्योंकि बंदा तकलीफ से थोड़ा दूर हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड ही है ये तीन चार डिसऑर्डर्स जो अभी हम पढ़ेंगे। एंड इसमें क्या होता है कि बेसिकली schizophrenia spectrum and other psychotic disorders include schizophrenia and other psychotic disorders. Schizotypal disorder, they are defined by abnormalities in one or more of the following five domains: delusions, hallucinations, disorganized thinking, and grossly disorganized or abnormal motor behavior and negative symptoms. And what are all the symptoms अभी हम डिस्कस करेंगे। सो की फीचर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी साइकोटिक डिसऑर्डर को। अगर आप ये चीज देख लें किसी भी पेशेंट में, आपको देख के अंदाजा हो जाता है इसको कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है। इसमें पहली चीज आती है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स ऐसे फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग यकीन होते हैं किसी भी चीज पे कि उनको अगर आप एविडेंस दे, सबूत ला के दे दें कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, उसके बावजूद वो लोग इस चीज पे यकीन नहीं करते। वो लोग इस बार फिर भी यकीन नहीं करते कि हम जो उनसे हैं वो गलत है। इसको कहते हैं डिल्यूजन्स। एक तो ये होता है बंदे को फिक्स्ड बिलीफ होता है कि भी मैंने ये किसी भी चीज के बारे में कोई फिक्स बिलीफ है, उसको सबूत दे दो, नॉर्मल बंदा यकीन कर लेता, चलो सबूत आ गया, अब मुझे यकीन हो गया कि जो मैं सोच रहा था वो गलत है। बट साइकोटिक पेशेंट में यही स्पेशल फीचर है कि उसमें सबूत भी दे दें तो वो यकीन नहीं करता। अच्छा, this their content may include a variety of themes, for example, persecutory, referential, somatic, religious, grandiose. Persecutory delusion, belief that one is going to be harmed, harassed, and so forth by an individual, organization, or other group, आर मोस्ट कॉमन। सबसे कॉमन जो उनसे डिल्यूजन है वो परसिक्यूटरी डिल्यूजन है, जिसमें उसको लगता है कि कोई बंदा मुझे, लोग जो है मुझे हरास करेंगे, मुझे तकलीफ, मुझे हार्म करेंगे, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसमें से वो बंदा फिर जो है डर की जिंदगी गुजारता है। Referential delusions are those belief that certain gestures, comments, environmental cues, so forth are directed at oneself are also common। कि जो भी gestures या environment में कोई भी cues है, यानी कि कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है उसको लग रहा है कि ये मेरी तरफ किए जा रहे हैं, इसको कहते हैं रेफरेंशियल डिल्यूजन्स। ठीक है। ग्रेंडियोस डिल्यूजन्स आर दोज कि जिसमें बंदे को लगता है कि वो उसकी कोई एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है। फॉर एग्जाम्पल उसको लगेगा जैसे मैं कायद अज़म जैसे इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, या मैं जीसस जैसा इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, जीसस मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा इंपॉर्टेंट इंसान हूँ। एरोटोमेटिक डिल्यूजन्स,
वो होती हैं जिसमें पर्सन जो है ये यकीन करता है कि कोई और बंदा जो है, स्पेशली कोई सेलिब्रिटी जो है, उसको इस बंदे से प्यार हो गया। आर ऑल्सो सीन। इसके अलावा निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स इन्वॉल्व द कन्विक्शन दैट मेजर कैटास्ट्रोफी विल एट अकर, कि कोई भी जो उनसे कैटास्ट्रोफी या मेजर वो कर हो जाएगी, जैसे जलजिला आ गया, सुनामी आ गया। सोमैटिक डिल्यूजन फोकस ऑन प्री ऑक्यूपेशन रिगार्डिंग हेल्थ एंड ऑर्गन फंक्शंस। तो ये भी डिल्यूजन लोगों को होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरा फीचर है वो हेलुसिनेशंस का होता है। ये तो डिल्यूजन हो गए। अब हेलुसिनेशंस ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसी लोगों को चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए, कुछ ऐसा फील होना शुरू हो जाए और इतना क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए कि बंदे के लिए वो रियल हो, बट दूसरों को पता है कि वो रियल नहीं है। ठीक है, बंदे को खुद नहीं पता चलता कि वो रियल नहीं है, लेकिन दूसरों को पता चल रहा होता है कि वो रियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की थी, उसको, दिस इज एक्चुअल केस, उसको नज़र आता था कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो उल्टी लटकी हुई हैं, उसके साथ, सीलिंग के साथ, अपने छत के साथ। और वो कोशिश पूरी करती थी इनको बचाने के लिए, लेकिन असल में वो होती नहीं थी वहाँ पे डेड बॉडीज़। एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस फर्दर। इसी तरह एक डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग आ जाती है। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, इज टिपिकली इन्फर्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल स्पीच। इंडिविजुअल में स्विच फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में फौरन ट्रांसफर हो जाता है, जिसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। Answers to questions may be obliquely related or completely unrelated. Rarely, speech may be so severe disorganized that it is nearly incomprehensible and resembles a receptive aphasia and in its linguistic disorganization. समटाइम्स इतनी शदीद हो जाती है ये चीज़ कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि अगला बंदा बोल क्या रहा है। इन सिवियर केसेस, इन लेस सिवियर केसेस वो एकदम से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करके बात करना स्टार्ट कर देता है, बेशक आंसर जो है रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब लास्टली इसमें जो सबसे ज़्यादा एक और फीचर है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, एबनॉर्मल सा बिहेवियर नज़र आता है। जैसे एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में घंटों बैठे रहना और हिलना नहीं एक जगह से, इसको हम कहते हैं कैटाटोनिया। और ये भी चीज़ इसमें इन लोगों में नज़र आती है। अब कैटाटोनिया का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट सा है। मेडिकेशन आर नॉट दैट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग कैटाटोनिया, बट इनकी मेडिकेशंस होती हैं। थेरेपी इज़ मोर इफेक्टिव इन कैटाटोनिया देन मेडिकेशन। ठीक हो गया। अब नेगेटिव सिम्टम लास्टली आ जाते हैं, जो कि कह लें कि इसमें होते हैं, बट लेट्स सी व्हाट दोज आर। Two negative symptoms are particularly prominent in schizophrenia: diminished emotional expression and evolution. इमोशनल इमोशंस को सही तरह एक्सप्रेस ना कर पाना, अपना फ्लैट फेस होना, बस चाहे जो भी बात की जा रही है, एक ये। और दूसरा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अ डिक्रीज इन मोटिवेटेड सेल्फ इनिशिएटेड पर्पसफुल बिहेवियर, पर्पसफुल एक्टिविटीज, या खुद उठ के कोई काम करना, इसको कहते हैं एवोल्यूशन। दिस इज अनदर सिम्टम। और बाकी भी हैं, एलोगिया एंड एनोडिनिया। यू कैन रीड दिस। एनोडिनिया इज बेसिकली एक्सपीरियंसिंग लेस प्लेजर देन वट, जो पहले आप किसी चीज़, कोई सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे, अब आपको उन चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा, दैट इज एनोडिनिया। एनोडिनिया इज ऑल्सो कॉमन इन डिप्रेशन। एसोशियलिबिलिटी इज बेसिकली किसी से बात ना करना, किसी से बात करने में इंटरेस्ट ना होना, दिलचस्पी ना होना, इसको कहते हैं एसोशियलिबिलिटी। अच्छा, चलिए हम चलते हैं पहले वाले डिसऑर्डर की तरफ जो इस कैटेगरी में आता है, which is delusional disorder. अच्छा, अब जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है ये पहला है और ये लीस्ट सिवियर डिसऑर्डर है इनमें से। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सबसे पहले बंदे में एक या एक से ज़्यादा डिल्यूजन्स होने चाहिए। जो भी मैंने डिल्यूजन्स मेंशन किए हैं ना, इनमें से एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए डिल्यूजन्स। और जो टाइम पीरियड है वो एटलीस्ट 1 मंथ होना चाहिए। जो टाइम पीरियड है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपसे जाके पूछता है कि कितने अरसे से ये हो रहा है, कितना टाइम पीरियड है आपकी बीमारी का। तो इसी तरह जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी आपका टाइम पीरियड होता है।
जो डिलीजनल डिसऑर्डर है वो 1 महीने का है, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए होना चाहिए। तो जो बाकी इसमें डिसऑर्डर्स आएंगे वो सारे 6 महीने मिनिमम के लिए होने चाहिए उसमें डिस्टर्बेंस। क्राइटेरिया ए फॉर स्किज़ोफ्रेनिया हैज नेवर बीन मेट। क्राइटेरिया ए इज बेसिकली हेलुसिनेशंस, वो नहीं होनी चाहिए इसमें। Note hallucinations, if present, are not prominent and are related to delusional themes. अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ डिल्यूजन्स, अब ये वही बात है जो हर डिसऑर्डर में आ रही है। डिल्यूजन्स की वजह से जो बिहेवियर है वो इसके अलावा जो उनसे और ज़्यादा बिजार नहीं है, बल्कि वो आगे आगे बात। Wait a second. Apart from the impact of delusions or its ramification, function is not markedly impaired and behavior is not obviously bizarre. अब जो delusions है उसकी वजह से तो उसके ऊपर असर आ रहा है जिंदगी में, लेकिन उसके अलावा उसके ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है जिंदगी में। सिर्फ एक सिम्टम है, उसको हम कहते हैं डिल्यूजन्स, वो डिल्यूजन पर्सन में है और एटलीस्ट 1 मंथ के लिए है, तो इट मीन्स कि उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है और उसकी डिल्यूजन्स की वजह से उसकी जिंदगी में कोई ना कोई असर आना चाहिए। ये बात याद रखने वाली है। If manic or major depressive episodes have occurred, these have been brief relative to the duration of the delusional periods. द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल, तो ये वही बात है जो हर डिसऑर्डर में किसी और सब्सटेंस की वजह से या किसी और डिसऑर्डर की वजह से ये नहीं होना चाहिए। फिर इसके नीचे स्पेसिफायर्स हैं कि आप स्पेसिफाई करते हैं किस टाइप की डिल्यूजन है पेशेंट में। एरोटोमेटिक हैं, ग्रेंडियोस हैं, जेलस है, परसिक्यूटरी हैं, कौन से टाइप की डिल्यूजन है ये आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जो भी मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया ना ये वही चीज़ें हैं। एक दफ़ा पढ़े इंग्लिश में भी समझ आ जाएगी, तो यू कैन रिमेंबर दिस एडवाइस एज वेल। अच्छा, अब हम आगे आते हैं सेकंड डिसऑर्डर पे। अब ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ब्रीफ मींस थोड़ा, थोड़ा, थोड़े टाइम का साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, क्राइटेरिया ए है इसका। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, एक या एक से ज्यादा इनमें से ये जो 4 सिम्टम्स है इनमें से होने चाहिए। और जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ एन एटलीस्ट 1 मंथ से कम होना चाहिए जो टाइम पीरियड है। 1 मंथ से कम जो उनसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर 1 मंथ से कम सिम्टम कम टाइम पीरियड है ना, उसको हम कहेंगे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। अगर 6 महीने से ज्यादा आ गए तो हम कहेंगे स्किज़ोफ्रेनिया है। राइट। तो जो टाइम पीरियड है ना इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे डिसऑर्डर्स में। आई विल टेल यू दैट टाइम पीरियड विल टेल यू इनमें से कौन सा डिसऑर्डर पेशेंट में है। अब जो ब्रीफ साइकोटिक है और डिल्यूशनल डिसऑर्डर है उनमें 1 महीना या 1 महीने से कम का टाइम पीरियड है। राइट, 1 मंथ है, 1 मंथ कर लें। अब क्राइटेरिया एक है, प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, एटलीस्ट दीज मस्ट बी 1, 2 और 3। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज स्पीच होनी चाहिए, इनमें से एक सिम्टम जो है लाजमी होना चाहिए। या इसकी जगह ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज जो बिहेवियर है इसके साथ हो या ना हो, इट इज़ द सेम थिंग। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी इट इज़ अ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। तो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड भी मैंने बताया, एटलीस्ट 1 डे से लेके 1 मंथ तक है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की। द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर डिसऑर्डर, एग्जैक्टली द सेम थिंग इन एवरी डिसऑर्डर। किसी और डिसऑर्डर की वजह से ये नहीं होना चाहिए, किसी और बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। अच्छा, अब हम आगे आते हैं अगले डिसऑर्डर में, स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर। अब स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म है इसका वर्ड देख लें यहाँ पे, स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म। फॉर्म मीनिंग्स कि कोई चीज़ बन रही होती है, जब फॉर्म मीन्स कोई चीज़ जब फॉर्म हो रही होती है, कोई चीज़ बन रही होती है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म। इट मीन्स कि स्किज़ोफ्रेनिया अभी बन रहा है, इसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर। इसमें जो टाइम पीरियड है, जो एक क्राइटेरिया वो एग्जैक्टली द सेम है। ठीक है, टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ईच प्रेजेंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम ड्यूरिंग अ 1 मंथ पीरियड, एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी 1, 2 और 3, विच इज डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच। और जो दूसरा है दैट कैन बी ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। इनमें से एटलीस्ट दो
या दो से ज़्यादा सिम्टम इनमें होने चाहिए, और एक जो सिम्टम है वो 1 2 या 3 होना चाहिए। दैट इज़ देन वी कैन कॉल स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। अब स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म में और स्किज़ोफ्रेनिया में क्या डिफरेंस है, ये अगली क्राइटेरिया बी में हमें पता चलेगा। एन एपिसोड ऑफ द डिसऑर्डर लास्ट एट लीस्ट 1 month but less than 6 months. When a diagnosis must be made without waiting for the recovery, it should be qualified as provisional. सो एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैंने अभी बताई, टाइम पीरियड का डिफरेंस है। टाइम पीरियड में क्या है कि जो स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म है, अब स्किज़ोफ्रेनिया बन रहा है, तो टाइम पीरियड है 1 मंथ से लेके 6 महीने के अंदर तक। जब 6 महीने से ऊपर गुजर जाए और इसी डिसऑर्डर को, तो इसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। अगर 6 महीने से कम है और 1 मंथ से ज़्यादा है, तो इट मीन स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म है। और अगर 1 महीने से कम है, तो फिर हम कहते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। और अगर 1 महीने और सिर्फ डिल्यूजन है, तो हम कहते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। ये डिफरेंस है सब में। एनीवेज, बाकी बाकी बता वही चीज़ें हैं कि किसी और डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है। इट इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू किसी सब्सटेंस यूज़ की वजह से तो डिसऑर्डर नहीं है। बस ये बाकी चीज़ें हर चीज़ डिसऑर्डर में कॉमन है। ठीक हो गया, हम अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम एक्चुअल स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर। सिम्टम्स आर एग्जैक्टली द सेम। Two or more of the following, each present for a significant portion of the time period during 1 month period. At least one of them must be delusions, hallucination, or disorganized speech, and second can be grossly disorganized period or catatonic behavior or negative symptoms. For significant portion of the time since the onset of the disturbance, level of functioning जो उनसे ये again exactly the same है। level of functioning जो है social life या स्कूल की performance वो हमेशा कम हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, बातें भी सबसे कर रहा है, उसकी अचीवमेंट्स भी आ रही हैं, असाइनमेंट्स भी बना रहा है, ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो फिर उसको बीमारी नहीं है, या समथिंग अदर अदर प्रॉब्लम है उसको। प्रॉब्लम तब आती है, डिसऑर्डर तब होता है जब उसकी इन दो चीज़ों में फ़र्क आ रहा हो। कंटिन्यूस साइन ऑफ द डिस्टर्बेंस परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। एटलीस्ट 6 महीने तक एग्जैक्टली जो मैंने बात बताई है, उसमें ये सारे काम हो रहे चाहिए। 6 महीने से ऊपर हो गए तो इट मीन इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। This 6 month period must be included at least 1 month of the symptoms and may include periods of prodromal and residual symptoms. During these prodromal and residual periods, the signs of the disturbance may be manifested by only negative symptoms. है ना, आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो बीमारियां हैं, इनका प्रोड्रोम होता है और इनका रेजिजुअल सिम्टम्स का पीरियड होता है। क्या आपको याद है वो? जी सर, मुझे याद है और मुझे ये टर्म्स भूल ही गए थे। शुक्र है आपने याद दिला दिया, वरना मैं 2 3 बार मेरे माइंड में आया कि मैं आपसे पूछूं। टर्म्स का मैं भूल गई थी कि नाम इनके। हाँ, एग्जैक्टली। तो सो इनमें थैंक यू ये सर। बताया जा रहा है कि 6 मंथ के लिए एटलीस्ट ये बीमारी के प्रॉब्लम का टाइम पीरियड है। दूसरा, इस 6 महीनों में एटलीस्ट जो 1 मंथ है, उसमें जो सिम्टम है वो क्लियरली नजर आने चाहिए। ठीक है, जो पूरे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन जो है क्लियरली आपको नजर आ रहे हो, दोज आर दीज, वो है इस उसका एटलीस्ट 1 मंथ का पीरियड उसका होना चाहिए। और इसमें हो सकता है बंदा प्रोड्रोमल फेज से भी गुजरा हो और रेजिजुअल फेज से भी गुजरा हुआ हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सर्कल में जाते हैं। पहले प्रोड्रोम से स्टार्ट होती हैं, फिर एक्टिव फेज में आते हैं जो यहाँ पे डीएसएम में सिम्टम लिखे हुए हैं, फिर रेजिजुअल फेज आता है जिसमें बिल्कुल ही लगता है बंदा नॉर्मल हो गया, बट नॉर्मल होता नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा प्रोड्रोमल फेज में जाता है और फिर दोबारा जाता है एक्टिव फेज में। सो साइकिल कंटिन्यू रहता है। अगर तकलीफ उसकी ज़िंदगी में अभी भी है तब, अगर तकलीफ तकलीफ से उसको दूर कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और इसके साथ उसको उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया जाए, दवाइयाँ और थेरेपी, तब ये एक ही फेज़ में जाके ख़त्म हो जाता है, यानी कि फेज़ फिर आगे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक्टिव फेज़ है ना, उसमें हमने जाके इसकी थेरेपी स्टार्ट कर दी है और साथ मेडिकेशन भी दे रहे हैं, तो रेजिजुअल फेज़ में जाएगा और वहाँ से फिर दोबारा मूव नहीं करेगा आगे ये। वहाँ पे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, एक ही साइकोटिक एपिसोड में फिर इसको स्टॉप कर सकते हैं हम लोग, और उसके फिर बंदे की ज़िंदगी जो सी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। एंड बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं जिनको भी ये था। एक पेशेंट, एक बंदा था, उसको था ये वाला पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, ये वाली बीमारी थी। एंड इसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद ही वेंट ऑन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। एक ही बंदा जिसने नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में आज तक लिया, और वो उन्होंने लिया जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था। और इनका जो इंटरव्यू है आपको मिल जाएगा इन यूट्यूब। यूट्यूब में आप जाके सर्च करें कि नोबेल प्राइज स्किज़ोफ्रेनिया, और आपको वो सामने रिजल्ट आ जाएगा इनका, तो यू कैन सी हिज इंटरव्यू। सो अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बंदे की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है।
एंड डी एंड ई बाकी क्राइटेरिया वही है कि किसी और की वजह से तो नहीं है, किसी सब्सटेंसिव यूज की वजह से तो नहीं है, एक स्पेशल चीज़ लिख दिया ऑटिज्म की वजह से, तो ये प्रॉब्लम नहीं है।